Hello and welcome all. I, your teacher, Mrs. Batul Sabuwala, will be explaining today the chapter that we have already done. Chapter number 5, Education. Students, we have already started with the chapter and today we'll go further with the chapter Education. Students, in the previous part we had seen about the primary education, secondary education, the Kothari Commission. Then we have seen about the University Education Commission, and today students will be starting with NCERT, that is National Council of Educational Research and Training. This body was established in Delhi on 1st of September 1961. Its main objective is to help the central government in the matter of school education in the context of the comprehensive policy in implementing educational schemes. ये जो NCERT है वो इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली के अंदर 1 सितंबर 1961 और उनका मेन काम यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करें और स्कूल एजुकेशन को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और जो एजुकेशन जो नए नए स्कीम्स है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करें. NCERT was given the responsibility of education research and development, training, extension, educational program, restructuring of schools, curriculum and textbooks. यहाँ पे उनको ये दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि एजुकेशन रिसर्च करें और अच्छे से उनको डेवलप एजुकेशन को करें, ट्रेनिंग सही से दिए जाए रिगार्डिंग एजुकेशन और एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए और ये जो पूरा करिकुलम है जिस तरीके से एजुकेशन चल रहा है उनको फिर से रीस्ट्रक्चर करें, फिर से उनको गो थ्रू करें और टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल करें टू द स्टूडेंट्स, मतलब एट द नेशनल लेवल. It has played a central role in designing the school curricula and textbooks with the cooperation of the Central Board of Secondary Education, that is CBSE. It provides guidance and cooperation in the area of primary, secondary education to the state government. स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ भी प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन जो जहाँ पे चल रहा है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे और कॉपरेट करे उन एरिया के साथ ताकि एजुकेशन बेटर से बेटर हो, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन. It has been involved in designing workbooks and handbooks for teachers in teacher training, in developing teaching learning technique and conducting talent search examination at the national level. मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स को अच्छा बनाया जाए या रिलेटेड टू दैट सिर्फ वही नहीं है, लेकिन टीचर्स को भी अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग दिए जाए और अच्छे डिज़ाइन वाले वर्कबुक्स ताकि बच्चे अट्रैक्टेड हो, हैंडबुक्स बनाए जाएं फॉर द टीचर्स और टीचर और उनके लिए भी एक टीचिंग लर्निंग टेक्निक यूज़ किए जाए ताकि और जो अच्छे जो टैलेंट्स है टीचर्स के अंदर उनके लिए टीचर्स को एनहांस करने के लिए एग्जामिनेशंस रखी जाए एट द नेशनल लेवल. सो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ये जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेटर ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो गिवन टू द टीचर्स ताकि टीचर्स अच्छे टैलेंटेड होंगे और अच्छे ट्रेनर होंगे, मतलब अच्छे से उनको टीचिंग ट्रेनिंग दी जाएगी. सो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे. सो ऑल दिस थिंग्स वॉज बीन डन विद NCERT. So all these are the main functions of the NCERT. NCERT was established in all states on the line of the NCERT. NCERT मतलब क्या है? It is the National Council of Education Research and Training, that is a short form of NCERT. तो यहाँ पे State Council of Education Research and Training, that is SCERTs. The Maharashtra State Council of Education Research and Training was established in Pune में establish किया गया था, and this institute performs various functions such as improving the standard of primary education,
यहाँ पे ये जो लिखे गए हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस। और यू हियर इट इज़ कि बहुत सारे फंक्शंस किए गए थे। लाइक फॉर एग्जांपल पहला वाला जो है कि प्राइमरी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इनको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स के लिए, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग दी जाए ताकि टीचर्स और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ सिलेबी एंड इवैल्यूएशन, जो सिलेबस था और जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स लेनी है, इवैल्यूएट करना है, उसके सेक्टर्स में भी ट्रेनिंग दी गए थे खास लोगों को। स्पेशली देयर वर मेनी पीपल हु वर वर्किंग ऑन इट। एंड वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th एग्ज़ाम एंड अदर एजुकेशन फंक्शंस, मतलब वोकेशनल गाइडेंस भी उनको दिए गए थे ताकि बच्चे अपना ये जो करियर है वो चूज़ कर सके, हाउ इट इज़ टू बी डन। और इसके अलावा और भी जो एजुकेशन फंक्शंस थे that was being carried out with the Maharashtra State Council of Education, Research and Training, and it bring out a periodical called as जीवन शिक्षण। जीवन शिक्षण का ये जो एक पीरियडिकल था वो भी established हुआ था for the betterment of the students and for the teachers, and this was being done by the Maharashtra State Council of Education, Research and Training. Now see the next part. Do you know the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाल भारती भी कहते हैं, was established in Pune on 27th January 1967. The Bal Bharti prepares textbook for school children. The textbooks are made in 8 languages. यहाँ पे 8 languages है, which is मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती एंड तेलुगु। और उसके साथ साथ you can see in the middle Kishore, a monthly magazine for children, is also being published by Bal Bharti. So 8 लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है बाल भारती की, और ताकि बच्चे मैगजीन्स रीड करें इसके लिए किशोर भी जो मैगजीन्स थी वो भी पब्लिश की गए हैं बाय बाल भारती। I'll go to the next part, that is the National Policy on Education 1986. According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education. In keeping with the changing needs of society, under this policy, a common core curriculum was framed for all states. Now over here, a national policy on education was being established in the year 1986, and according to that, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस की गए थे विद द चेंजिंग। जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, और वैसे ही यहाँ पे जो डिफरेंट चेंजेस की गए थे, एंड दिस चेंजेस वॉज बीन डन इन ऑल द स्टेट्स। हर स्टेट के अंदर ये चेंजेस की गए थे। The expectation is that by this means all students in India will get equal education opportunity. यहाँ पे हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो कौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको ही, हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। This is scope in the national curriculum for individual states to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट जोग्राफी एंड अ डिफरेंट हिस्ट्री वी आर हैविंग. So according to that, the student must be knowing about its states also. Let's take Rajasthan. राजस्थान, वहाँ की अगर आप हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो the textbook of that is little bit different. एंड वहाँ का जो है वो राजस्थान स्टेट के ऊपर उनका जोग्राफी रिलेटेड है. सो यर इट इज़ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स, वो सबका यूनिफॉर्म एक जैसा ही रहेगा, लेकिन जो कल्चरल और जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो नीड्स जैसे होती है वैसे हिसाब से उनको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स. The primary education curriculum in 1988 was been prepared on the basis of the plan of action design at the national level for the effective implementations of the national policy on education in 1986. तो प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम भी सेटअप किया गया था इन द ईयर 1988 और यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन किया गया था एट द नेशनल लेवल. Now we'll do the next, that is the competency based primary education curriculum in the year
The primary education curriculum in the year 1988 was been designed and it was been implemented of the national policy on education in the year 1986. The competency-based primary education curriculum of the year 1995, even as the primary education curriculum 1988 was being implemented. यहाँ पे हमने आगे ही अभी पढ़ा हुआ है प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम के बारे में, यहाँ पे हमने जस्ट पढ़ा हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर. तो जो हालांकि वो इम्प्लीमेंट हो गया था. अ कमिटी वॉज बीन फॉर्म एट द नेशनल लेवल बाय डॉक्टर HR डावे एज इट्स चेयरमैन. यहाँ पे एक कमेटी फिर से बनाई गई थी जो HR डावे वहाँ पे उनका ये जो चेयरमैन थे. इसके लिए ये कमेटी का नाम है डावे कमेटी. टू डिटरमाइन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब जो कम से कम लर्निंग कितना होता है. लाइक अ पर्सन शुड नो हाउ टू राइट डाउन द नेम, नाम कैसे लिखा जाता है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कम से कम नंबर्स काउंट कर सके, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके. ऑल दिस मीन्स वो भी डिटरमाइन ओवर ईयर. और रिगार्डिंग एजुकेशन बहुत सारा बहुत सारे कमिटीज़ बने गए थे जस्ट टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. So the Dave committee developed charts of minimum level of learning in language, mathematics and environmental study up to standard 5th. The chart show the sequence of learning of the competencies meant for each class. मतलब हर क्लास के लिए जो था एक चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स बनाए गए थे, जैसे लैंग्वेजेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए. और ये चार्ट्स जो 5th स्टैंडर्ड तक बनाए जाते थे और उनको बताया जाता था कि मतलब what are the things are being there. So at least the students till 5th they understand about all these things. जैसे मैंने आपको अभी बताया कम से कम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक तो आना ही चाहिए ताकि उनके जीवन में जो है आगे सो एटलीस्ट दे आर एबल टू कैलकुलेट द थिंग्स. नाम लिखना आना चाहिए, सिंपल रीडिंग हो कम से कम उनको आना चाहिए ताकि एटलीस्ट थोड़े बहुत तो एजुकेटेड होना ही चाहिए. तो इनके लिए उनको एम्फेसाइज करने के लिए चार्ट्स बनाए जाते थे एंड ऑल दिस थिंग्स वाज बीन डिसाइडेड इन द डावे कमीशन. सी द नेक्स्ट दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ satellite. Now the satellite which were being used for education is known as EduSat. You can see the picture over here, even in your textbook also, page number 26. So we are going to see in the year 1975 India met with success in its attempt a satellite for the purpose of education. Eknath Chitsi, a scientist with ISRO, played an important role in it. Site जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट was undertaken. Now you can see so many dish are been there. So was undertaken for education purpose under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad. The concept of satellite education came out its experiment. Even America had helped India in this program ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिल पाए और इसके लिए अमेरिका ने भी हेल्प किए थे ताकि हम विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट हम लोगों को एजुकेट कर सके. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वर्ल्ड वाइड क्लासरूम के बारे में इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था एंड वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ दूरदर्शन सबको एक साथ लाइक अ क्लासरूम बनाया गया. मतलब हाउ इट वाज कि आप अपने टेलीविज़न से ही पढ़ सकते हो. सो ऑल दिस थिंग्स वाज बीन डन. सो द प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजंस फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द रूरल एरियाज. द नेक्स्ट पार्ट विल सी इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू भी बोला जाता है. नाउ दिस Indira Gandhi National Education Open University was been established on 20th September 1985 with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. यहाँ पे it was been decided कि हर एक एवरेज हाउस होल्ड के अंदर जो अपनी कंट्री है एक सिंपल से घर के अंदर भी एजुकेशन कम से कम होना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे हो. और इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 20 सितंबर 1985 के अंदर. एंड द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड 1970 एज अ इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि यूनाइटेड नेशन ने कब इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर को डिक्लेयर किया था? इन द ईयर 1917. So in the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of open university by the Government of India, Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grand Commission along with UNESCO. तो यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया हुआ था दिल्ली के अंदर कि हम एक ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर, जो है ये स्टार्ट करेगा एक ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वहाँ पे सेटअप किए गए थे अलॉन्ग विद द यूनेस्को. सो इट वॉज बीन सेटअप एट न्यू दिल्ली. तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली कहाँ पे है? वो दिल्ली पे है. एंड विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को वी वर एबल टू स्टार्ट दिस. द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार. ये जो सेमिनार था वहाँ पे डिसाइड किया गया था एक ओपन यूनिवर्सिटी हम शुरू करेंगे. सो इन ईयर 1974 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी पतवर Parthasarathi, and Open University took shape on 20th September 1985 in accordance with the recommendation and suggestion, and it was been named after Prime Minister Indira Gandhi. Those who are unable to get a college education, जो college education नहीं ले पाते थे in formal way, are given concession in eligibility criteria, age and other conditions for admission टू दिस यूनिवर्सिटी. मतलब वो लोग जिसको पढ़ने का शौक़ है लेकिन कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो उनके लिए ख़ास ये ओपन यूनिवर्सिटी. ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम स्टेइंग एट नागपुर, ओके, और मुझे पढ़ना है तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से वहाँ से एनरोल कर सकती हूँ. और आजकल के ज़माने में तो आप ऑनलाइन भी एनरोल कर सकते हैं अपना नाम. वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, आपको बुक्स अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको इसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आपके नियर बाई जो एरिया है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल नागपुर में रह रही हूँ, सो मैं नागपुर में बैठ के ही अपनी एग्ज़ाम वहाँ पे पढ़ सकती हूँ. मुझे बुक्स भी अवेलेबल होगा मेरे नियर बाई सेंटर्स पे, और एग्ज़ाम देने के लिए भी मुझे मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है. मैं वहीं पे नागपुर में ही बैठ के पढ़ सकती हूँ और वहीं के वहीं मैं एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ. मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं वो लोग भी दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी. एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने का शौक़ है लेकिन उनके पास तो पैसे नहीं हैं या कुछ ड्यू टू सम रीज़न के वो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो इसके लिए पढ़ नहीं पाते. सो इट वॉज़ वेरी गुड फॉर ऑल दोज पीपल. एंड इवन इग्नू इज़ ऑल्सो राइट नाउ देयर, जिसको पढ़ने का शौक़ है लेकिन घर की वजह से काम करना भी ज़रूरी है टू अर्न अ लिविंग. सो दोज पीपल कैन ऑल्सो एनरोल द नेम. तो उनको कंसेशंस मिलती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके कितने मार्क्स है, वो हिसाब से आपकी कितने परसेंटेज है, आपकी एज से और रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स आपको वहाँ से ईज़िली कंसेशन मिल जाता है. In 1990, the IGNOU started an audiovisual distance education program through आकाशवाणी and दूरदर्शन. सो इग्नू ने थ्रू आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी अपना डिस्टेंस एजुकेशन शुरू किया है ताकि जो लोग जो दूर रहते हैं वो कर सकते हैं. लेकिन आजकल के ज़माने में मोबाइल्स अवेलेबल एंड देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्स, ओके, बहुत सारे आपको डिफरेंट मीडियाज़ थ्रू आप पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप ई लर्निंग कर सकते हो. सो नाउ सो मेनी फैसिलिटीज़ आर बीन अवेलेबल. लेकिन वो टाइम पे मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थे, तो दे वर लर्निंग थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. इट कंडक्टेड मोर देन 1000 curriculars of various branches. It provides facility for education through 58 training centers in the country and 41 centers in foreign countries. तो इसी तरीके से उन लोगों को 58 सेंटर्स ट्रेनिंग सेंटर्स थे और 41 अलग सेंटर्स भी थे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कि अगर किसी को पढ़ना है, इफ़ दोज आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दे कैन एनरोल देयर नेम इनटू इग्नू एंड दे कैन कंटिन्यू विद देयर स्टडीज़. So with this, students, we will stop over here. Based on this, you may get many questions. So again, go through with your chapter, read your chapter thoroughly, students.
And with that, thank you.